तो वो एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका अपने क्लाइंट के साथ जो है संबंध ऐसा होना चाहिए जहां उसकी सफलता में आप अपनी सफलता को देख रहे हो। और तीसरी चीज ये कि उनके लिए काम नहीं करना, उनके द्वारा काम नहीं कराना, उनके साथ काम। और ये 13 डिजिट का नंबर आपकी किताब की आइडेंटिटी है। उस 13 डिजिट के नंबर के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो आपकी कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है कि किताब किसने लिखी है, पेपरबैक में पब्लिश हुई है या हार्ड कवर में पब्लिश हुई है, किस पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है, कौन सी तारीख को पब्लिश किया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी उस नंबर के अगेंस्ट स्टोर हो। चलिए 150 को भी थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। 100 शब्द बड़े आराम से, अगर मैं ये स्पीड से बात करूं तो 100 वर्ड्स मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में अगर मैं 100 वर्ड्स बोल रहा हूं तो 1 घंटे में 6,000 शब्द हो गए। और इन शब्दों को आपने टाइप नहीं करना है, आपने वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करना है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिल जाता है, गूगल डॉक्स में भी आपको मिल जाता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हैबिट में डाल दिया जाए तो वो निश्चित रूप से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस बन सकता है लोगों का और दूसरे काम करने में। राइट। आप अगर जिम में जाते हो तो अगर आपने कोई एक्सरसाइज 200 बार करनी है तो आप उसको एक ही बार में 200 बार नहीं करते हो। आप 20 करके रुक जाते हो, फिर आप 10 सेट करोगे तो इट्स काउंटेड लाइक 200, है ना। राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको छोटे 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 टारगेट्स में बांट लेना है। जो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमने आपको बताया स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं इन, राइट। देखिए क्रिएटिव चीज कोई भी होना, उसमें हमेशा से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। आप किसी भी पेंटिंग को ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है, कोई ना कोई उसको इंप्रूव कर सकता है। आप किसी भी म्यूजिक को ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा म्यूजिक है, उसमें इंप्रूवमेंट का चांस हो सकता है। ऐसे ही किताब है। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है विनीत गेरा जी, और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, हाउ टू राइट ए बुक इन 30 डेज। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक आदमी 30 दिन में बुक लिख सकता है क्या, राइट। इसके बारे में हम बात करने से पहले अपने मेहमान विनीत गेरा जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बुक लिखना तो हम आपसे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो भी आता है हमसे साझा करिए, आप ज्यादा सोचिएगा मत। सबसे पहला शब्द मेरी तरफ से आ रहा है आपको, फ्यूचर, भविष्य। अनसर्टेनिटी। ओके। दूसरा शब्द है ड्रीम, सपना। बड़े होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ब्रह्मांड का निर्माण। अगला शब्द आपके लिए है मनी, धन। कितना हो कोई परिभाषा मुझे तो आज तक नहीं मिली है। लास्ट शब्द है मेरी तरफ से आपके लिए, लाइफ, जिंदगी। फुल ऑफ जॉय, आनंद से जिए। सुपर्ब। और विनीत जी, मेरा पहला शब्द इन्वेंशन, आविष्कार। बिजली। और एलियंस मतलब ग्रहांतरवासी। होते हैं पक्का। मिलेंगे हम सब उनको। आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफी मुलाकातें या चाय वाय तो नहीं हुई कभी किसी के साथ। क्या पता मैं ही एलियन हूँ।
और दूसरा शब्द लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व कोई पद नहीं है, आपकी प्रकृति है, आपका नेचर है, आपका पर्सनालिटी है। अच्छा, और किताब का गुरु के लिए दूसरा शब्द किताब। किताब प्रेरणादायक होती है, प्रेरणा लेनी चाहिए किताबें पढ़ के। सुपर। एंड लास्ट वन, आखिरी शब्द सफलता यानी सक्सेस। सबके लिए अलग अलग है। सही है। और विनीत जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरे रैपिड फायर राउंड के लिए वेट कीजिए। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। एंड विनीत जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आप जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हमने आपके साथ इंग्लिश पॉडकास्ट भी किया था, उसमें भी बहुत मजा आया, और आज भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। लाइकवाइज लाइकवाइज। चलो पायल, ओवर टू यू। हाँ जी, तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, और आपके जीवन और करियर का एक एलिवेटर पिच हमारी ऑडियंस के। अरे बाप रे। तो नाम जैसा आपको पता है, डॉक्टर विनीत गेरा, मैं हैदराबाद से हूँ, और मेरा काम है लोगों की मदद करना उनकी किताब लिखने की जर्नी में। और मेरा अपना प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस है, गुरुकुल पब्लिशिंग के नाम से। तो वहाँ से हम उनकी किताबें पब्लिश भी करते हैं, और अभी तक हम तकरीबन 650 किताब पिछले 5 साल में पब्लिश कर चुके हैं। और 1200 लोग ऐसे हैं, 1200 से ज़्यादा, तकरीबन 1250 हो गए हैं, जो लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ उनकी किताबें लिखने में। अमेजिंग। और आपका टारगेट है कि 500 ऑथर्स को एंकरेज करने के लिए, और आपको, मैं चाहता 5000 हूँ, करने हैं मुझे अगले सॉरी 1 साल। 5000, सॉरी। मैं बैड, मैं रिपीट करता हूँ। और आपका टारगेट है कि 5000 लोगों को आथर बनाने का, और इस जी सफर में आपको बहुत सफलता मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सो विश यू मोर पावर विनीत जी। और हम आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? ओके। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और हर पल हम सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। एक सबसे जरूरी जो चीज है वो है सॉल्यूशन माइंडसेट। समस्याएं आपके पास हर कदम पे आती रहेंगी, और अगर हम समस्याओं का जिक्र करेंगे तो समस्याओं में घिर के रह जाएंगे, और अगर सॉल्यूशन का जिक्र करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं तो पहुंच जाए। तो सॉल्यूशन माइंडसेट जो है वो सबसे जरूरी है। दूसरा है, यू नो, मेरी सक्सेस, मेरे ऑथर की किताब लिखी जाए, प्रकाशित हो, पब्लिश हो, बुके उसके अंदर है, तो मैं अपनी सफलता वहां पे देखता हूँ। राइट। तो राइट। वो एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका अपने क्लाइंट के साथ जो है संबंध ऐसा होना चाहिए जहां उसकी सफलता में आप अपनी सफलता को देख रहे हो। और तीसरी चीज ये कि उनके लिए काम नहीं करना, उनके द्वारा काम नहीं कराना, उनके साथ काम करना है आप। राइट। राइट। सब्जेक्ट हमेशा हर ऑथर का अपना होता है, बिकॉज दे आर द मास्टर ऑन द सब्जेक्ट। तो इट्स नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, वो जो सिस्टम फॉलो करना है उसके बारे में मैं गाइड करता हूं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये उनकी इच्छा है। क्या लिखना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट है, ये सब उनका सोचने का विषय है। मेरा विषय रहता है उनको गाइड करना कि कैसे इसको पूरा किया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो ये 3 चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, जिन्होंने बहुत बदलाव लाया मेरे जीवन में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हर कदम पे सीखते रहते हैं। बिल्कुल। और विनीत जी, आपने जो ये 3 चीजें बताई ना, इनमें से मुझे सिर्फ एक चीज समझ आती है, जो 2 लाइनों में मैं बोलना चाहूंगी कि समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनिए। और शायद आप उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी एक किताब छापना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके लिए समाधान स्वरूप हैं। तो ब्यूटीफुल, थैंक यू आप ये लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जहां हम एक अच्छा लर्निंग करते हैं, वहां हम उस लर्निंग के साथ में कुछ मुश्किलें और कुछ सीखें भी आती हैं। तो आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल कौन सी सीख मिली,
जिसने आपको शायद मोटिवेट किया हो या आपको कुछ लर्निंग दी हो? ओके। मेरी उम्र 13 साल की थी जब मेरी पहली कहानी एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। बालहंस उस मैगजीन का नाम है। आज भी शायद वो आती है, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन जयपुर से। और उसका स्टोरी का मेरे को रेम्यूनरेशन मिला था 50 रुपया। मैं बात कर रहा हूँ आज से 30-32 साल पहले की, है ना। उस टाइम में वो 50 रुपया समझिए 5,000 रुपया एक बच्चे के हाथ लग गया। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद फिर कुछ और लिखना शुरू किया। उन दिनों ना इंटरनेट होता था, वो पोस्टल में वो टिकट लगा के आपको डाक से भेजना है, पहुंचा नहीं पहुंचा ये भी नहीं पता होता था। तो जर्नी तो वहां से स्टार्ट हुई। बट उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करना है तो थोड़ा सा लेखन कार्य ने बैक सीट ले लिया। उसके बाद फिर से जोश हुआ कि नहीं अब तो किताब लिखनी है। तो 2005 में मैंने शुरू किया और 2008 में मैंने कंप्लीट किया। पहली किताब ने मेरे 3 साल ले लिए, बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। और जो लिख रहे हैं फिर दोबारा उसको देखे थे, अरे ये मैंने ही लिखा है, इतना बुरा कैसे लिख दिया, अब इसको ठीक करते हैं। तो वो ठीक करने के चक्कर चक्कर में वो बहुत टाइम लग गया उसको। लेकिन उन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन जो है आज मेरी कोचिंग मेंटरिंग में है कि कैसे आपको ओवरकम करना है इस चीज से। उन दिनों सेल्फ पब्लिशिंग का बोलबाला नहीं था हिंदुस्तान में, ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते थे। 8 पब्लिशर्स के पास विजिट किया, सब लोगों ने मेरी किताब रिजेक्ट कर दिया कि नहीं छापेंगे नहीं छापेंगे। बहुत मुश्किल से जाके वो मेरी पहली किताब पब्लिश हो पाई। तो वहां पे ख्याल आया कि कैसे इन सब ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जा सकता है। डिजिटल प्रिंटिंग नहीं होती थी उस टाइम। अगर आपको किताब प्रिंट करानी है तो कम से कम 500 या 1000 कॉपी प्रिंट कराने हैं। आज हमारे पास सुविधाएं हैं कि एक किताब भी प्रिंट हो तो प्रिंट ऑन डिमांड पे वो प्रिंट होके कस्टमर को पहुंच जाती है। सो समय भी बदला है, टेक्नोलॉजी का बहुत साथ मिला है। जब मैंने गुरुकुल पब्लिशिंग स्टार्ट किया था 2014 में, तो उस टाइम आईएसबीएन नंबर लेने भी हमको दिल्ली जाना होता था। मैनुअली अलॉट होते थे वो 10 नंबर लेने के लिए। एप्लीकेशन लिखो, लाइन में ठहरो, और फिर वहां पे रुकना है आपको, फिर अगले दिन फ्लाइट से वापस आना है। खर्चा भी बहुत होता था। अभी आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो इन सारी चीजों में टेक्नोलॉजी का बहुत सपोर्ट है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेट कर रहा है चीजों को। बट मैं उसको भी एज अ हेल्प की तरह ही देखता हूँ कि ये भी राइटर्स के लिए एक मदद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी हम अपनी राइटिंग वर्क में सुधार करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। तो ये मुश्किलें आती रहती हैं, बट यही है कि सॉल्यूशन ढूंढते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ये आईएसबीएन नंबर क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में आप अगर बताएं। जी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये एक 13 डिजिट का नंबर होता है जो हमें मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस आईएसबीएन नंबर को बेचती हैं। जैसे यूएस में अगर आपने आईएसबीएन नंबर लेना हो तो आपको 10 या $15 फीस देनी होती है गवर्नमेंट को। लेकिन भारत सरकार का शुक्रिया कि यहाँ पे शुरू से ही आईएसबीएन नंबर फ्री है। कोई भी ले सकता है, प्रकाशक भी ले सकता है, ऑथर भी ले सकता है। और ये 13 डिजिट का नंबर आपकी किताब की आइडेंटिटी है। उस 13 डिजिट के नंबर के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो आपकी कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है कि किताब किसने लिखी है, पेपरबैक में पब्लिश हुई है या हार्ड कवर में पब्लिश हुई है, किस पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है, कौन सी तारीख को पब्लिश किया है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सारी उस नंबर के अगेंस्ट स्टोर होती है। बट ये आपको कॉपीराइट से सेव नहीं करता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें आईएसबीएन मिल गया तो हमारा कंटेंट अब सेफ है। नहीं, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन अलग होता है। वो आपकी कंटेंट की सेफ्टी के लिए है कि आपका कंटेंट कोई दूसरा चुराए ना, उसका कोई इस्तेमाल ना करे। आईएसबीएन नंबर आपकी किताब को आइडेंटिटी देता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि आपका आईएसबीएन नंबर आपकी किताब का आधार कार्ड है। जी। तो मतलब आपकी मुश्किलों से हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा कि आपने जो मुश्किलें झेली, शायद अगर वो 3 साल ना लगे होते तो आज हमारे पास जो आज आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल हो रही है आपकी तरफ से, वो नहीं हो पाती इतनी इजीली। तो थैंक यू वेरी मच उस चीज के लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से। राइट। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। एक
दो भाइयों के आइडेंटिकल हाउस थे, सेम घर थे, एक जैसे, और दोनों के दो दो छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल 5 साल के। तो एक भाई जो जिसको ए मान लेते हैं, उसका बच्चा छत पे खेल रहा था और वो छत से गिर गया, उसको बहुत सारी चोट लगी। तो अच्छा। दूसरे भाई ने क्या किया, अगले दिन ही अपनी छत पे वो दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। अब उसको इंतजार नहीं करना है कि मेरा बच्चा भी गिरेगा तो मैं दीवारें खड़ी करूंगा। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना इज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्न। एब्सोल्युटली। नहीं, वो तो बहुत और आप बढ़िया चीज बताया आपने। हाँ पायल। और आपका एग्जाम्पल भी आप ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि आपने अपना एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो घर के बारे में नहीं है। ये चीज सभी चीजों में लागू होती है कि बड़े लोगों की मुश्किलों से सीख करके हम ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका पसंदीदा लेखक यानी फेवरेट ऑथर कौन है, और उसकी लेखन शैली में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? ओके। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पसंदीदा ऑथर्स हैं। हम्म अक्षत गुप्ता हैं और अमीश हैं, हम्म और भी बहुत सारे वेस्ट के बहुत सारे लेखक हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और मेरी अपनी पसंदीदा फेवरेट किताब है साइको साइबरनेटिक्स, मैक्सवेल मॉल्ट्स का लिखा हुआ। और लेखन शैली मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज हर एक का अलग अलग अंदाज होता है अपना कहने का। हम्म कोई बातों को सीधे सीधे तरीके से समझा देता है, और कभी कभी किताबें ऐसी भी हमारे सामने आती हैं जिसको जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। जी तो लेखन शैली सबकी अपनी अपनी होती है और अपनी अपनी जगह पे उम्दा है। और जरूरी नहीं है कोई चीज जो मुझे पसंद हो आपको पसंद ना हो, या आपको पसंद हो मुझे पसंद ना हो। तो हम्म ऐसा भी होता है। तो लेखन शैली के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सभी की लेखन शैली अच्छी है, अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपने ख्यालात को बयान करते हैं। ठीक है। बिल्कुल, इस बात में मैं आपसे अग्री करूंगी, क्योंकि मेरी पसंदीदा लेखकों में से एक है शिवानी जी, जो जिन्होंने गढ़वाल और जो पर्वतीय इलाके हैं उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी लघु कथाओं में, और बहुत ही प्यारा लिखती है वो। और कहीं ना कहीं साथ में उनके एक मॉरल्स भी होते थे, उनकी छोटी छोटी जो कहानियां होती थी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेखन शैली अलग हो सकती है, लेकिन जो एक सशक्त लेखक होंगे वो लिखेंगे नो डाउट इतना अच्छा कि आपको पढ़ के मजा आएगा। चलिए, बिल्कुल। बहुत ही सही बात कही आपने। अब आगे जो बढ़ते हैं वो है आपने जो दावा किया है कि राइट अ बुक इन 30 days। तो ये काम मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसको शुरू करने के लिए महत्वाकांक्षी लेखकों को पहला क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा बहुत इंटरेस्ट है लिखने में, रीडिंग में, लेकिन 30 days तो मुझे भी कम लगते हैं। तो ये वाली गुत्थी आप सॉल्व करिए। चलिए, पहले तो हम 30 डेज को इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जी अ, एक स्टैंडर्ड, अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक की, हम्म पोइट्री या कहानी वाली किताबों की नहीं कर रहे हैं, अच्छा। बिकॉज उसमें कम टाइम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, वो क्रिएटिव काम है। हम बिजनेस बुक या सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहे हैं, जो कि 30 दिन में बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। हम्म और जब आप बोलते हैं ना कि मुझे ये असंभव लगता है, तो टेक्निकली उसका मतलब होता है आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, राइट। राइट। मतलब मुझे कार नहीं चलानी आती है, तो कार नहीं चल सकती या ये संभव नहीं है कि कोई कार चला ले, ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं पता है कि वो कैसे चलती है ना। तो राइट। अगले 3 मिनट में इस चीज का खुलासा हो जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे होगा। देखिए, नॉर्मली हम किताब की जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उसको हम नंबर ऑफ वर्ड से काउंट करते हैं, बिकॉज फॉन्ट साइज लाइन स्पेसिंग से वो घट बढ़ जाते हैं, है ना। हम्म तो एक स्टैंडर्ड किताब, अगर मान लीजिए 150 पेज की आपने किताब लिखनी है, तो आपको उसमें 30,000 शब्द चाहिए, ठीक है। 30,000 शब्द में बड़े आराम से आपकी 150 पेजेस की किताब बन सकती है। आपका जो सबसे पहला स्टेप रहेगा जहां पे आपने टाइम लगाना है, वो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर लेना, ठीक है।
आपने मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे या इंटरव्यू स्किल्स पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब उसके आपने चैप्टर्स डिफाइन कर लिए कि ये 10 चैप्टर इसके अंदर होंगे। अब उन चैप्टर्स की डेप्थ आपको डिफाइन करनी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं ये 5 बातें डिस्कस करूंगा या करूंगी, ठीक है। अब ये आपके पास तैयार हो गया तो आप समझिए आपका 65% काम खत्म हो गया। अब जो 35% बचा हुआ है, जो 30,000 शब्द करने हैं, वो कैसे करने हैं बताता हूं। आपको कुछ आइडिया है? आप तो पॉडकास्ट में हैं, 1 मिनट में हम लोग कितने शब्द बोलते हैं? कुछ एक रफ आइडिया, कभी कभी ध्यान दिया इस तरफ? आई सपोज हम जब बोलते हैं तो हमारी बोलने की स्पीड शायद 1000 वर्ड्स करीबन रहती है। नहीं नहीं, ना ना, I know 70 150 to वर्ड्स 200, 70 to 200 जी, if it is a slow 150 speaker. हाँ ऑन एन एवरेज जो हम अभी हाँ, बात कर रहे हैं, राइट। ये स्पीड हमारी 150 ओके, शब्द पर मिनट की है, ठीक हम्म है। तो अगर शायद हम मैंने ना इसको रैप की बात कर दी, गाने में कोई इतनी तो तेज गाते ही होंगे। सही है। ओके, चलिए 150 को भी थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। 100 शब्द बड़े आराम से अगर मैं ये स्पीड से बात करूं तो 100 वर्ड्स मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं, ठीक है। जी, 1 मिनट में अगर मैं 100 वर्ड्स बोल रहा हूं तो 1 घंटे में 6,000 शब्द हो गए। और इन शब्दों को आपने टाइप नहीं करना है, आपने वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करना है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिल जाता है, गूगल डॉक्स में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। वहां पे आप फोर्थ लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको टूल्स में। उसके बाद सिर्फ बोलिए, टाइप अपने आप होता रहेगा। तो जब 6,000 शब्द 1 घंटे में टाइप हो रहे हैं तो आपके 30,000 शब्द टाइप होने में मात्र आपको 5 घंटे ही लगने वाले हैं, या ठीक है। अब इन 5 घंटों का आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 5 घंटे लगातार लगातार करो, राइट। आपने क्या करना है, अगर 1-1 घंटा रोज करोगे तो 5 दिन में हो गया। इसको और कम कर लो, आधा आधा घंटा रोज करना है, तो 10 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 23.5 घंटे मिल रहे हैं सोचने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, और आधा घंटा है आपके पास बोलने के लिए। 5 दिन में, मतलब 5 घंटे, 10 दिन में आपकी स्क्रिप्ट तैयार होगी, रफ फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आपके पास 20 दिन का टाइम है, आप बैठ के उसको एडिट कर लो, आप उसको रीराइट कर लो, आपको जो चाहे वो करो। इतना सा ही टाइम लगता है, बिलीव मी। हमारी समस्या पता है क्या होती है? शुरुआत नहीं करते हैं चीजों की। शुरुआत सही है। खत्म कहाँ से होगी कोई चीज जो शुरू ही नहीं करेंगे तो, है ना। तो बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आप वॉइस टू टेक्स्ट आज ही आजमा के देख लीजिएगा इस पॉडकास्ट के बाद। ट्राई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसमें वर्ड काउंट भी बताता है कितना वर्ड काउंट किया आपने, राइट। तो बड़े सही है। आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। आपने सही कभी है। मैथ्स पढ़ाने की सोची है विनीत जी? मैथ से तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, और आपने किताब की मैथ्स बहुत अच्छे से समझाई है। हाँ, जी, और विनीत जी आप जो बताए ना, आई थिंक वी फॉलोड द सेम एग्जैक्ट प्रोसेस। हमने ये इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 2 में और पारुल ने को ऑथर किया था। तो जी, एवरी डे वी यूज्ड टू सिट, एवरी वीक वी यूज्ड टू सिट फॉर कपल ऑफ टाइम्स। हम पहला जो स्पीकर्स फीचर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करें, एंड उसके बाद में स्टेप्स पूरा आसान हो गए। एंड वन अदर थिंग मुझे बहुत पसंद आया आपके बातों में से, लोग कुछ कामों को देख के डर जाते, दे डोंट इवन बिगिन। मैं एक रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जर्नी ऑफ एवरी 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हम पहला कदम लेना है, उसके बाद में क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगा। बिकॉज मैंने और एक पावरफुल कोट पढ़ा हूँ, लाइक विच गोज लाइक दिस, यू डोंट हैव टू सी द स्टेयरकेस टू क्लाइंब अप द नेक्स्ट फ्लोर, राइट। अगर आप पहला स्टेयर लिए तो बाद में एक एक स्टेयर वो भी खुद ही विजिबल होगा, राइट। सो लाइकवाइज आई थिंक वो तो बहुत पावरफुल चीज बताया आपने। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर जो भी व्यक्ति इंस्पायर हुआ और दे वांट टू एम्बार्क ऑन देयर राइटिंग जर्नी, एंड उन लोग उनका मैन्युस्क्रिप्ट 30 दिन में अगर खत्म करने के लिए, लेट्स अज्यूम दे हैव डिसाइडेड,
राइट? उन लोग ऐसे कौन सी दिनचर्या फॉलो करना है या अपनी राइटिंग रूटीन्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बता दीजिए। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या होता है कि ये ना थोड़ा सा बोरिंग काम है, क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी वाला काम नहीं है ना। राइट। हमें हमारी रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? हमें हमारे पॉडकास्टिंग से मिलेगी, कोचिंग से मिलेगी, मेंटरिंग, जो भी काम हम करते हैं राइट। वो हमारा मेन काम है। अब ये लिखने वाला जो है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, और बोरिंग काम के लिए आपको डिसिप्लिन जरूर चाहिए होता है। राइट। और मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ, बहुत बड़े डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, छोटा डिसिप्लिन, 30 to 40 मिनट एवरी डे जस्ट फॉर 1 month, दैट्स इट एंड यू आर डन। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, राइट? आप अगर जिम में जाते हो, तो अगर आपने कोई एक्सरसाइज 200 बार करनी है, तो आप उसको एक ही बार में 200 बार नहीं करते हो। आप 20 करके रुक जाते हो, फिर आप 10 सेट करोगे तो इट्स काउंटेड लाइक 200, है ना? राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको छोटे 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 टारगेट्स में बांट लेना है। जो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमने आपको बताया, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, इनके आगे ना टारगेट डेट लगा देते हैं। अच्छा। एक मेरा बड़ा अच्छा एक लॉ मैंने बनाया, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लोगों ने बनाया ना, तो ऐसे ही एक मेरा भी लॉ है, जिसको मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय डॉक्टर विनीत गेरा। द लॉ सेज, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ड्यू डेट नहीं है, तो आप कभी बिल पे करोगे ही नहीं। वाओ। राइट? हमारे पास अगर तारीखें ना हो, तो हम कोई भी काम ना करें। राइट। आप सोच के देख लीजिए, जब आप कॉलेज में थे और एग्जाम की डेट शीट आती है, तो एक दिन में आप उतना पढ़ मारते हो जितना आपने 6 महीने में नहीं पढ़ा होगा। वनडे बैटिंग। जी। आपके क्रेडिट कार्ड पे ना लिखा हो कि ये कब पे करना है, तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे सारे, है ना? हाँ। तो हम वो टेबल ऑफ कंटेंट के सामने टारगेट डेट डाल लेते हैं कि जी ये कब तक मुझे खत्म करना है, एंड यू सी द मैजिक, इट वर्क्स। नो, इट रेजोनेट्स। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम जब लॉन्च किए, वी बिगन विद एंड डेट इन माइंड। अगर पब्लिशिंग के लिए इतना टाइम लगेगा, तो हम पहला मैन्युस्क्रिप्ट कब तक होना, उसके बाद में 2-3 रिवीजन होंगे, एंड हु आर गोइंग टू हेल्प अस विद एडिटिंग, वो सब चीजें हम पूरा कंसिडर करके हम टाइमलाइन बनाए। बट वी मेड श्योर वी स्टिक टू द डेडलाइंस। और मैं और एक चीज बताता हूँ, लाइक समटाइम्स ना, ये क्या होता है, लाइक अगर हफ्ते में 2 बार मिलना है, बट फॉर वॉट एवर अनफोर्सिन सिचुएशन हम एक ही बार मिल चुके हैं, नेक्स्ट वीक हम कंपेंसेट करें। नेक्स्ट वीक इंस्टेड ऑफ 2 बार मिलने से वजह हम 3 बार मिले, ऐसा डेडलाइन इम्पैक्ट नहीं होता। दैट इज टिप फ्रॉम माय साइड इफ यू आर को ऑथरिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% एग्री टू इट, क्योंकि आपका स्केलेटन तैयार है, डेडलाइंस तैयार है, रेस्ट ऑल विल बिकम केक वॉक। आपको हल्का सा डिसिप्लिन चाहिए, दैट्स इट। राइट। और वो भी सारी उम्र के लिए नहीं मांग रहा हूं मैं, 1 महीने के लिए। पर जो आप डिसिप्लिन 1 महीना करवाएंगे ना विनीत जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हैबिट में डाल दिया जाए, तो वो निश्चित रूप से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस बन सकता है लोगों को और दूसरे काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐसा बहुत सारा हुआ भी है। मतलब 2 साल पहले हम लोग ना मॉर्निंग राइटिंग सेशन करते थे, अच्छा। सुबह 6 से 7 बजे तक ऑनलाइन। हमारे ऑथर्स आते थे, और वो एक ऐसी मीटिंग होती थी जो साइलेंट मीटिंग होती थी। अगर आपको मीटिंग में आना है, आप अपना कैमरा ऑफ रखिए, म्यूट रखिए, 1 घंटा आप सिर्फ लिखिए, और उसके बाद लास्ट के 5 मिनट 6:55 पे कैमरा ऑन होगा, और सब लोग अपना अपना बताएंगे क्या क्या लिखा है। तो ये एक हमारी एक्सरसाइज होती थी, है ना? तो वो जब हमने बंद कर दी, उसके बाद भी आज भी लोग उस हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर देयर डिफरेंट टास्क, सुपर। राइट? तो व्हाट दे फाउंड इज कि वो वाला जो टाइम है ना, वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है आपका। हाँ। तो वो उनकी हैबिट में डल चुका है, वो बिना अलार्म लगाए भी वो उड़ जाते हैं 5:30 बजे। Yeah. सो बिल्कुल ठीक कहा पायल जी आपने, दैट हैपेंस। अच्छी आदतें एक बार लगने की जरूरत होती है, फिर वो रह जाती हैं साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 30 दिन के भीतर एक किताब को पूरा करने के लिए
टाइम मैनेजमेंट, आपने टूल्स तो बताए कि हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वॉइस टू टेक्स्ट वाला, बट इसको पूरा करने के लिए जो टाइमलाइंस और ट्रैक पे रहने के लिए जो टाइमलाइंस हमें चाहिए, उसके लिए क्या टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए जो आप हमें रिकमेंड और हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करें? ओके, मैंने एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि कौन से टाइम में आपका राइटिंग वर्क बेहतर होता है। दोपहर का टाइम भी आजमाया है, रात का भी आजमाया है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सुबह का जो टाइम है, सुबह 5 से 8 बजे के बीच में एनी टाइम 45 मिनट्स आप निकाल लीजिए, वो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो इस बात से, इट्स ओके। अगर उनको रात को ज्यादा शांति मिलती है, इट्स ओके। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये पाया है कि जो सुबह वाला टाइम है, वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और लेखन कार्य के लिए वो सबसे अच्छा टाइम है। ना आपको उस टाइम में कोई कॉल करके डिस्टर्ब करने वाला है, ना आपको 5 बजे ऑफिस जाना है, बच्चे भी सो रहे होते हैं। मतलब इट्स अ गुड टाइम वेर इन यू कैन बी इंडल्ज इन दैट, कि आप उसमें रह सकते हैं बड़ा आराम से। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के पीछे ना भागें। सिर्फ एक महीने के लिए मॉर्निंग में कोई भी 45 मिनट चूज कर ले, सुबह 5 से 8 बजे के बीच में, एंड यू आर गुड टू गो। सही है, मैं सहमत करता हूँ आपसे, बिकॉज हम लोगों भी लाइक वी स्टार्टेड एट 8 to 9, हम 5 से 8 बजे के अंदर नहीं करें, बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिड इन द मॉर्निंग। अगर मैं डेली रूटीन के बारे में अगर बात करें तो भी मेरा पहला आवर जो भी रहता है ना, दैट इज सुपर प्रोडक्टिव। द मोमेंट आई ड्रेस अप, इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैं जब शाम काम शुरू करता हूँ, फर्स्ट 1 hour आई डू 90% ऑफ माई वर्क। सो वंडरफुल वंडरफुल टिप। और आगे बढ़ते हैं। अगर एक कम समय में अपनी किताब को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकर्षणों और अन्य प्रतिबद्धताओं को कैसे संभाल कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, लाइक हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर कमिटमेंट्स? ओके, देखिए, अगर आप मेरी बात फॉलो करके सुबह वाले टाइम में उठ रहे हैं, तो आपके आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो वहीं खत्म हो गए। ठीक है। और आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना, वो है मोबाइल फोन। राइट। तो जी, सो इसमें क्या है, जब भी आप अपना काम कर रहे हो, राइटिंग वर्क कर रहे हो, इसको जरा डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दें उस 40 मिनट के लिए, तब आप काम करें। राइट, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ चुका है। राइट, सही है, सही है। जी। हाँ, मैं भी एक प्रैक्टिस में जो फॉलो करता हूँ वो शेयर करता हूँ। आई थिंक पायल माइट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, मैं मोबाइल फोन को अंटिल आई गेट रेडी आई नॉट टच, अनलेस इफ इट इज ए कॉल फ्रॉम फैमिली मेंबर और समथिंग। स्पेशली सोशल मीडिया को मैं टच नहीं करता हूँ, बिकॉज हम लोग चेकर पे फंस जाते हैं, लाइक somebody responds and then we will get there and all, so that's why, and that is one thing। एंड रात में भी बिफोर आई गो टू बेड 1 hour के आगे में बंद करता हूँ मोबाइल फोन, दैट वे वी कैन स्टे पीस ऑफ माइंड। हाँ सपायल, यू आर ट्राइंग टू से। तो नवीन, लाइक सेम यार, वो अभी रात वाला नहीं फॉलो हो रहा है, बट फॉर मी फर्स्ट 2 hours आर ओनली द अलार्म्स दैट गोज ऑफ एंड टेल मी भाई उठना है। वैसे तो बिना अलार्म के उठना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज उठा लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी बनी है तो अलार्म है कि भाई उठना है, अभी आप वॉक पे जाने का टाइम हो रहा है। और तो 2 hours आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी। करेक्ट। तो इतना अच्छा लगता है वो जो साइलेंस होता है, दैट गिव्स यू। और आप इतना काम कर चुके होते हैं कि यू फील लाइक यार 10 बजे के बाद कुछ काम ही नहीं है अभी करने के लिए। यू हैव एंटायर डे टू लर्न न्यू थिंग्स। विनीत जी, अभी तक आपने बात करते हुए हमें 30 दिन में कैसे किताब लिखी जा सकती है और निश्चित लिखी जा सकती है इसके बारे में बताया। पर अभी क्या हो रहा है कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने बहुत सारे लेखकों का मार्गदर्शन किया है, क्या वी ऑल हैव दैट वन स्टोरी विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। तो क्या आपने अपने सभी सफल छात्रों में से कोई एक कहानी ऐसी साझा कर सकते हैं जिसने 30 दिन में अपनी किताब पूरी कर ली, और उनकी सफलता के क्या कारण रहे, क्या योगदान, किन चीजों का योगदान रहा उनकी सक्सेस में? ओके,
सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक या दो का जिक्र करना नाइंसाफी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें 30 दिन नहीं, 15 दिन, 10 दिन, 3.5 दिन में भी खत्म की है। राइट ओके। जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी में एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन द लर्निंग। कोई भी किताब अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। और किताब लिखना भी एक लर्निंग का ही पार्ट है। इट्स नॉट दैट यू आर एक्सपर्ट इन राइटिंग। कौन एक्सपर्ट है? कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है इनफैक्ट। और बहुत सारे लोग, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, जो लोग लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, किताब कंप्लीट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि जब तक मेरी किताब परफेक्ट नहीं होगी ना, तब तक मैं रिलीज नहीं करूंगा। मेरा उन लोगों को बड़ा सीधा सा जवाब होता है कि अगर आप परफेक्ट किताब लेकर आना चाह रहे हो, तो आपको जन्म अगला लेना पड़ेगा। ये जन्म में पूरी होने वाली नहीं है आपकी किताब। राइट। देखिए, क्रिएटिव चीज कोई भी होना, उसमें हमेशा से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। आप किसी भी पेंटिंग को ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है। कोई ना कोई उसको इंप्रूव कर सकता है। आप किसी भी म्यूजिक को ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा म्यूजिक है। उसमें इंप्रूवमेंट का चांस हो सकता है। ऐसे ही किताब है। किताब में भी हमेशा आपको इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा। कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। और अगर कुछ हैं भी, तो वो हैं श्रीमद् भगवद गीता या इस टाइप की किताबें जो जनरेशन से हमारे पास चली आ रही हैं। लेकिन आप और हम जो किताब लिखेंगे, ये गारंटेड कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी भी परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स नहीं हो सकती है। तो इस चीज को हम बैठा लें अपने जहन में कि जो भी हम लिख रहे हैं, और अगर गलतियां हो भी गई तो क्या होगा? कोई आसमान जमीन पे गिर जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। लोग ये सोचते हैं कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। आप मेरे सामने कोई भी किताब ले आइए, कहीं ना कोई मिस्टेक मिल जाएगी। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बहुत फ्लेक्सिबल होती है। राइट। तो आपको कहीं ना कुछ गलत देखने को मिल जाएगा, जो आपके नजर में गलत है। अगेन, इट्स ऑल परसेप्शन। राइट। बट ऐसे एक दो नहीं, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हॉल ऑफ फेम, जहां पे मैं 1-to-1 इंटरव्यू करता हूँ मेरे ऑथर्स का, जिनकी बुक्स पब्लिश हो जाती हैं। तो आपको हंड्रेड्स की संख्या में आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारा अगला भी शूटिंग सीरीज अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो वहां पे भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऐड होंगी अलग अलग ऑथर्स की। और अभी हमने 28 जुलाई को इसी साल हमने गुरुकुल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फंक्शन किया था, जिसमें 63 हमारे ऑथर्स अलग अलग जगह से आए थे यहाँ हैदराबाद, और हमने उनको स्टेज पे सम्मानित किया था। लोग हमारे पास जयपुर से, देहरादून से, मुंबई से, पूना से, कोच्चि से, बेंगलोर से, हर जगह से आए थे। और ऐसा ही हम अवार्ड अगले साल फिर से भी करेंगे। तो ये सारी ही सक्सेस स्टोरीज है मेरी। जितनी भी 650 किताबें अभी तक पब्लिश हुई हैं, ये सारी की सारी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। नाइस नाइस, अमेजिंग। और मुझे ये एक क्लैरिटी मिल चुके हैं, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अगर हम परफेक्शन को ढूंढते रहे तो दैट विल नेवर कम। सो स्टार्ट समवेयर। अगर कुछ हम मिस्टेक्स करें तो भी नेक्स्ट एडिशन में हम रिवाइज कर सकते हैं, जस्ट इन केस। नहीं तो नेक्स्ट बुक में हम जो भी मिस्टेक्स हम कर चुके हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। राइट, दैट इज माई लर्निंग। और डॉक्टर विनीत गेरा जी, अब तक बहुत शानदार बातचीत हो गया है। एंड अब समय आ चुका है अपने एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। जी बिल्कुल तैयार है। परफेक्ट। आपका एनर्जी लेवल तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैं भी बहुत एनर्जाइज हूँ। और पहला सवाल ये कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उधर? एक वाक्य लिखना चाहूंगा, हाँ आप भी इसको कर सकते हैं, बस। यू कैन डू इट। सुपर। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। देखिए, मनुष्य की जो कैपेबिलिटीज हैं असीमित हैं, है ना। हम उसका यूज कितना कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, है ना, माझी, जिनकी मूवी भी कुछ बनी है। तो ऐसी ऐसी शक्तियां हैं हमारे पास, उजागर करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। एनीबॉडी कैन डू एवरीथिंग। और जो अगला सवाल है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप बिल्कुल डिच नहीं कर सकते हैं कि इफ यू हैव टू डेट अ सेलिब्रिटी तो वो कौन होगा और क्यों? ये गुड क्वेश्चन है। जवाब देना बहुत जरूरी है। ओके, मेरे पसंदीदा सेलिब्रिटी हैं अक्षय कुमार। क्यों पसंद है मुझे? एक तो इतनी सारी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो अपना रूटीन नहीं छोड़ते हैं। वो पार्टी में नहीं जाते हैं, सुबह जल्दी उठना उनका शेड्यूल है। तो आई लाइक दोज थिंग्स। सो मैं अगर डेट करना चाहूंगा तो मेल को ही करना चाहूंगा। मुझे जरूरी नहीं है आलिया भट्ट के साथ जाना, आई एम ओके। बट मैं अक्षय कुमार जी से जरूर मिलना चाहूंगा। और मैं विश यू ऑल द बेस्ट विनीत जी। और आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए नियंता डिक्टेटर बनकर ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? कौन सा नियम बनाएंगे? हाँ, कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्राइम ना करे, बस शांति से रहो। इतना सुंदर जीवन मिला है, और बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। शांति से रहो, सब लोग हंस खिल के रहे, प्यार से रहे, मुस्कुराते रहे। इससे बेहतर शायद कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये आपने जीवन सीख के बारे में बात कर दी। हमने तो आपसे नियम बनाने के लिए बोला था, आपने जीवन सीख दे दी हम सभी को। और शायद इस पे चल के हम एक बेहतर दुनिया बना सकते। बिल्कुल। और अगला सवाल मेरी तरफ से फिर वैसा ही है जो आप डिच नहीं कर सकते, आपको जवाब जरूर ही देना होगा। और वो है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो वो कौन सी फिल्म होगी? ओह गॉड। हाँ, बहुत सारे पिक्चर हैं जो मुझे पसंद है। मैं डॉन के रीमेक में अमिताभ बच्चन का किरदार पसंद करूंगा। जैसे हालांकि शाहरुख खान ने कर दिया है डॉन 2 में, बट आई वुड आल्सो लाइक डॉन टू 3, परफॉर्म दैट। डॉन 3 यस, विनीत गेरा जी। ओके, ऑसम डॉन एंड ऑल द 3। बेस्ट आपको। और दूसरा सवाल, यदि आपको आप अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, मतलब आपका लाइफ स्वैप करना पड़ेगा एक दिन के लिए, नहीं तो पूरे जिंदगी के लिए, आपके मर्जी, तो वह कौन होगा और क्यों? कोई भी नहीं होगा, मैं ही रहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, एवरीथिंग इज गुड। तो यही पेरेंट्स, यही परिवार, यही सब कुछ, इट्स परफेक्ट, इट्स ओके। सुपर, लव इट। और मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपके लिए कि ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र है, मॉडर्न, जिसे हम बोल सकते हैं कि आपको जो आप इन्वेंट करना चाहेंगे, आधुनिक यंत्र, जो गैजेट आप इन्वेंट करना चाहेंगे? अच्छा, मैं ना एक ऐसा वो टाइम मशीन बनाना चाहूंगा जिसमें फ्यूचर में नहीं जाएगी, वो सिर्फ पास्ट में जाएगी, और जो गलती आपने करी है ना उसको ठीक करके फिर वापस आ जाएगी। ये मैंने इन्वेंट करना है किसी ने। नाइस नाइस, आपका थॉट प्रोसेस तो बहुत ही अलग है, बहुत क्रिएटिव है। और दूसरा रैपिड फायर राउंड का आंसर्स भी बहुत अच्छा लगे हमें। और थैंक यू। आखिरी सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे विनीत जी? देखिए, जो लोग खास तौर पे लिखना चाहते हैं अपनी किताब, वो अपने आप को कृपया करके रोकें नहीं, लिखें, लिख डालें। उसका कारण क्या है? किताब एक ऐसी चीज है जो आपकी जनरेशन्स तक ट्रेवल करती है। अभी थोड़ी देर पहले हम श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे थे। 5,000 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान हुआ था। इससे बड़ी 1-to-1 कोचिंग आज तक कोई नहीं हुई है, और उस कोचिंग का सार आज आपके हमारे पास है। हम उसको यूज करते हैं, है ना, उससे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जनरेशन्स निकल गई हैं, लेकिन वो किताब आज भी ट्रेवल कर रही है। ऐसे ही आप भी लिखें,
ठीक है, शायद दुनिया ना पढ़े, लेकिन कम से कम आपकी अपनी जनरेशन्स तो जान पाएगी कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था। और रही बात एक्सपीरियंस की, जितने साल आपकी उम्र है उतने साल का आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल है, बिकॉज किन्हीं भी दो लोगों के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते। आप अलग हैं, मैं अलग हूं, आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है, और काम अगर सेम भी हो तो आपका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। तो हम एक अलग यूनिक आइडेंटिटी हैं इस दुनिया में, हमारी अपनी यूनिक लर्निंग्स हैं। और अगर हम किताब के रूप में उनको सहेज के रख देते हैं, बिकॉज हम तो सारे यात्री हैं ना इस प्लेनेट पे, राइट। समडे और दी अदर विल हैव टू लीव दिस, राइट। लेकिन हमारे वो शब्द हम अमर करके जा सकते हैं अगर हम उसको किताब के रूप में सहेज देते हैं। खुद से लिखें, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर यूट्यूब की मदद लें, और अच्छी बात है। फिर भी ना हो तो किसी मेंटर की मदद ले लें, बट करें जरूर। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। सुपर, बहुत पावरफुल, बहुत शानदार चीज बताया आपने। और विनीत जी, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया। आपका एक्सपीरियंस कैसा है टीजीवी हिंदी में? मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और बहुत सारी एनर्जी थी, और सबसे ज्यादा मजा मुझे आया आपके रैपिड फायर राउंड्स में, स्टार्टिंग वाले में भी और एंड वाले में भी, जहाँ पे आप सोचने का मौका नहीं देते, लेकिन बट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। मोस्ट मोस्ट वेलकम विनीत जी। और हम बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में, हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन। और दोस्तों, ये था आज का एपिसोड डॉक्टर विनीत गेरा जी के साथ। थैंक यू सो मच। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप अपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीबी लोगों से जरूर जरूर शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इसमें से कोई फायदा हो, या उन्हें भी कोई इसमें से टिप्पणी पसंद आ जाए। अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। धन्यवाद। और कमाल की बात है, शेयर करना फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो अच्छा काम कर देना चाहिए। सही सही बात बताई आपने। और चलिए हम सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान, दो अधिक बिका गया बुक्स, मीन्स द मोस्ट सोल्ड बुक्स इन द हिस्ट्री सो फार। और पहला है कि बाइबल। और अनेक अनुवादों से विषय वस्तु में भिन्नता आती है। मतलब बाइबल का 3000 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, लेकिन प्रत्येक अनुवाद अंशों के अर्थ या व्याख्या को थोड़ा बदल सकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अनुवादों में शब्दों में सूक्ष्म भिन्नताएं भिन्न धार्मिक व्याख्याओं का जन्म दे सकती है। और दूसरा फैक्ट है कि बाइबल 1450 के दशक में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके मुद्रित पहली प्रमुख पुस्तक थी। और इस नवाचार ने न केवल बाइबल को अधिक सुलभ बनाया, बल्कि यूरोप में पुस्तक उत्पादन और साक्षरता में भी क्रांति ला दी, जिससे शिक्षा और ज्ञान के अभूतपूर्व स्तर पर फैलाने में मदद मिली। और आगे बढ़ते हुए सर्वेंट्स की वित्तीय संघर्षों के दौरान लिखी गई डॉन डिकोस्ट डॉन क्विक्सोट सबसे अधिक डॉन क्विक्सोट डॉन डिक्सोट डॉन डिक्सोट डॉन क्विक्सोट ओके डॉन क्विक्सोट अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बनने के बावजूद सर्वेंट्स स्वयं इसकी सफलता से कभी अमीर नहीं बने। उन्होंने इसे व्यक्तिगत वित्तीय कठिनाइयों को झेलते हुए लिखा था, और पुस्तक का अधिकांश हास्य और विडंबना उनके अपने संघर्षों को दर्शाती है। आधुनिक साहित्य पर प्रभाव डॉन डिक्सोट को आधुनिक डॉन क्विक्सोट को आधुनिक उपन्यास के शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है।
जिसमें सामाजिक टिप्पणी को कथा साहित्य के साथ इस तरह मिश्रित किया गया है जो अपने समय के लिए अभूतपूर्व था। सर्वेंट्स के काम ने भविष्य की कई साहित्यिक विधाओं को प्रेरित किया है, व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी से लेकर रोमांटिक रोमांस तक, और यहाँ तक कि कैच 22 और द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी जैसे आधुनिक कृतियां भी बनाई है। परफेक्ट। तो दोस्तों यही है आज का सामान्य ज्ञान, और हम सुनना चाहते हैं कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है और फेवरेट ऑथर कौन है, उनके बारे में बता दीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते, नहीं तो कि कहाँ पे सोशल मीडिया पे मिले तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस गई, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com, और मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।